हाँ, गुड मॉर्निंग बेटा। कल तक हम हमारे चैप्टर में कंसंट्रेशन टर्म को पूरा करके आ गए थे। आज हम जो क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है वेपर प्रेशर, और वेपर प्रेशर से अब हम आगे बढ़ेंगे और वेपर प्रेशर को समझते हुए हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में एंट्रेंस लेंगे। तो इस पूरे चैप्टर के दौरान जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, पहले वेपर प्रेशर। ये वेपर प्रेशर है क्या, और वेपर प्रेशर को पढ़ने से भी पहले हम एवोपरेशन के ऊपर आते हैं, और एवोपरेशन क्या चीज होती है इस चीज को हम नोटिस करते हैं। क्लियर है? तो एवोपरेशन क्या है और एवोपरेशन कैसे होता है, कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो एवोपरेशन को अफेक्ट करते हैं, हम पहले वो चीज देख लेते हैं। आइए, क्लियर है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा, देखिए वेपर प्रेशर। तो आप लोग जो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे वो हेडिंग डालेंगे, ठीक है, वेपर प्रेशर। देखिए वेपर प्रेशर। और सबसे पहली चीज, ये वेपर प्रेशर है क्या चीज, और वेपर प्रेशर में भी हम लोग जो सबसे पहली चीज पढ़ेंगे उसका नाम है एवोपरेशन। बात समझ में आ रही है? क्या पढ़ेंगे हम सबसे पहले? एवोपरेशन। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? एवोपरेशन। देखिए एवोपरेशन क्या चीज होती है, बड़ा ढंग से आप इस चीज को समझिए कि वेपर प्रेशर में हम जो सबसे पहली चीज पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं एवोपरेशन। एवोपरेशन है क्या चीज? क्लियर है? जैसे एक सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं, मान लीजिए आपने एक गिलास पानी का भर करके रख दिया और उसको छोड़ दिया ओवरनाइट। जैसे ही आप सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि उसमें से थोड़ा बहुत वाटर का अमाउंट कम हो गया है और वहां एक व्हाइट कलर की लेयर बन गई है। क्लियर है? वहां पर एक व्हाइट कलर की लेयर बन गई। अब वो लेयर जो व्हाइट कलर की है वो क्या है? उसके अंदर पड़ी हुई इम्प्योरिटी। प्योर वाटर वहां से एवोपरेट हो गए, कुछ अमाउंट वाटर का एवोपरेट हो गया, इसलिए वो आपको थोड़ा सा कम नजर आया। और वहां पर जो चारों तरफ एक व्हाइट कलर की लाइन बनी हुई है वो उस वाटर में प्रेजेंट इम्प्योरिटी थी। अब ये एवोपरेशन कैसे होता है, पहले इस चीज को हम समझते हैं। मान लीजिएगा कि मेरे पास में इस तरीके से एक ये कंटेनर है, डन। और इस कंटेनर में मैं कह रहा हूं कि मेरे पास में कोई प्योर सॉल्वेंट है, और इस प्योर सॉल्वेंट को मैं कह रहा हूं कि ये मेरे पास में वाटर है। इस प्योर सॉल्वेंट को मैं क्या कह रहा हूं कि ये मेरे पास में वाटर है। डन? आ रही है बात समझ में? चलिए, ये प्योर सॉल्वेंट मेरे पास में क्या है? वाटर है। आ रही है बात समझ में? अब मैंने ये कहा कि ये प्योर सॉल्वेंट जो है, ठीक है, इसको मैं ए से डिनोट कर रहा हूं। किससे डिनोट कर रहा हूं? ए से डिनोट कर रहा हूं। अब ध्यान से इस बात को आप समझिएगा कि मेरे पास में इस ए के अंदर जो ये सरफेस पर पार्टिकल है वो सारे ए के हैं, और इस तरीके से पूरे सॉल्यूशन के अंदर मेरे पास में सब तरफ ए होगा। क्लियर है? बड़ा ध्यान से आप इन चीजों को समझिएगा। डन? कि मेरे पास में ये क्या है? सब तरफ में ए है। देखिए, अब मैंने कहा कि जो ये पार्टिकल अंदर ए है इस पर सभी डायरेक्शन में इक्वल फोर्स लग रहा है। ये लीजिए, ये सभी डायरेक्शन में क्या लग रहा है? इक्वल फोर्स अप्लाई हो रहा है। क्लियर है? तो मैं ये कहूंगा कि जो एवोपरेशन होता है ये सभी में होता है। ऐसा नहीं कि एवोपरेशन सिर्फ और सिर्फ लिक्विड में होगा, लिक्विड का हम एग्जांपल ले रहे हैं। क्लियर है? मैं ये कहूं कि अगर मेरे पास में सॉलिड है, अगर मेरे पास में लिक्विड है, और अगर मेरे पास में गैस है, तो एवोपरेशन तो सभी में होता है, किसी में कम और किसी में ज्यादा होता है। तो मैं ये कहूंगा कि जो एवोपरेशन है मेरे पास में, क्लियर है, और एवोपरेशन के कारण मैं ये कहूंगा कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा सॉलिड में और मिनिमम होगा गैस में, और लिक्विड में इंटरमीडिएट होता है।
कैसा होता है ये? इंटरमीडिएट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो बड़ा ध्यान से देखिएगा कि इस ड्रॉपलेट पर जो बल्क में, इस ड्रॉपलेट को मैं कहता हूं बल्क। ये कहां है? बल्क में है। ये वाटर की जो ड्रॉपलेट है ये कहां है? पूरे सॉल्वेंट, पूरा का पूरा ही सॉल्वेंट मैंने वाटर लिया, मैंने इसको प्योर ए कहा है। इसमें जो ये बल्क है, इस बल्क के ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आ रही है बात समझ में? क्लियर है क्या? ये बल्क मॉलिक्यूल हर डायरेक्शन में इसमें क्या हो रहा है? यूनिफॉर्मली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर यूनिफॉर्म फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। कैसा लग रहा है बेटा? यूनिफॉर्म फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। चारों तरफ क्या हो रहा है? यूनिफॉर्म फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। क्लियर है? अब बड़ा ध्यान से देखिए, जो ये ए मेरे पास वाटर के मॉलिक्यूल जो सरफेस पर अवेलेबल है, कहां है बेटा? सरफेस पर अवेलेबल है। क्लियर है? अब जब यूनिफॉर्म फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, क्लियर है, तो यहां पर मैं ये कहूंगा कि इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, वो काइनेटिक एनर्जी, क्लियर है, थोड़ी सी कम होगी। और जो ये सरफेस पर मॉलिक्यूल होंगे, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस तरीके से डाउनवर्ड लग रहा होगा। यस या नो? क्लियर है? और यूनिफॉर्मली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने के कारण इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, क्लियर है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल दूसरे को पकड़ेगा तो मोमेंट कम होगा, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। लेकिन जो सरफेस पर मॉलिक्यूल है, इन मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी होगी, आ रही है बात समझ में, वो सबसे ज्यादा होगी। तो मैं ये कह दूं अबव एवरेज काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि नीचे तो सब तरफ यूनिफॉर्म फोर्स ऑफ डायरेक्शन है, तो एक एवरेज काइनेटिक एनर्जी है। मैं यहां पर क्या कह सकता हूं? एवरेज काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन जो सरफेस पर मॉलिक्यूल है, इन मॉलिक्यूल पर सिर्फ और सिर्फ जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, वो नीचे की तरफ लग रहा है, डाउनवर्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। तो इस डाउनवर्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण मैं कह सकता हूं कि जो इनकी काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है? अबव एवरेज काइनेटिक एनर्जी, अबव एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अब ये काइनेटिक एनर्जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा हो जाती है। क्लियर है? क्योंकि सरफेस पर है और सरफेस पर इनके बीच में किसी भी तरह का कोई मेरे पास में नहीं लगा है, तो होगा क्या? अब ये काइनेटिक एनर्जी इस लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर देती है। ये एक्सेस काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, क्योंकि सिर्फ इन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नीचे की तरफ लग रहा है। और नीचे की तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग जाने के कारण अब हुआ क्या कि ये सरफेस को छोड़ करके इस तरीके से, ये सरफेस को छोड़ करके इस तरीके से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। बात समझ में आ गई? ये सारे सरफेस को छोड़ करके बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर है बेटा? और इसी चीज को फिर हम कहते हैं वेपर। क्या कह रहे हैं इसी चीज को? वेपर। रीजन समझ में आया? सबसे पहले ये वेपर फेज में आए कैसे? क्योंकि यहां पर मेरे पास में जो बल्क में वाटर के मॉलिक्यूल्स थे, या मैं कहूं किसी भी प्योर सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल थे, ये बल्क मॉलिक्यूल यहां पर यूनिफॉर्मली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब कि हर डायरेक्शन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी एक एवरेज काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन जो इस सरफेस पर मॉलिक्यूल है, इन सरफेस पर मॉलिक्यूल्स पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो सिर्फ डाउनवर्ड लग रहा है, और इनकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि ये सरफेस के ऊपर है। आ रही है बात समझ में? क्लियर है? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इस काइनेटिक एनर्जी के कारण ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक होने के कारण ये जो सरफेस पर अवेलेबल मॉलिक्यूल है ये अपनी सरफेस को छोड़ देते हैं और कहां चले जाते हैं? बाहर। और किस फेज में? वेपर फेज में। इसी चीज को हम कह रहे हैं एवोप्रेशन। आर यू गेटिंग माई आइडिया? सबसे पहले चीज ये समझ में आई कि एवोप्रेशन होता क्या है, किस तरीके से एवोप्रेशन हो रहा है। आ रही है बात समझ में? तो क्या ये प्रोसेस अपने आप हो रहा है या किसी प्रक्रिया के द्वारा ये प्रोसेस हो रहा है? सबसे पहले मुझे आप ये बताइए। क्लियर है? तो ये प्रोसेस अपने आप हो रहा है। क्लियर है बेटा? अब देखिए, यही तो प्रोसेस इन हॉट डेज, गर्मी के दिनों में
हमें देखने को मिलता है। क्लियर है? तो ये एक अपने आप होने वाला प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। कैसा है ये? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो मैं ये कहूं स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल, मैं ये कहूं, मैं क्या कहूं कि स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन, मैं ये कहता हूं स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन, मैं क्या कह रहा हूं? स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन of liquid molecule spontaneous conversion of liquid molecule। अब कौन सा लिक्विड मॉलिक्यूल जो सरफेस पर अवेलेबल है, एट सरफेस इनटू वेपर। क्या मेरी बात समझ में आई? आ रही बात समझ? इनटू वेपर मॉलिक्यूल इज नोन एज, वेपर मॉलिक्यूल is known as evaporation। सबसे पहली चीज एवोप्रेशन क्या था, ये मेरी बात क्लियर आ गई क्या सिद्धार्थ? यहां तक कहानी समझ में आ गई कि ये एवोप्रेशन होता क्या है? डन है बेटा यहां तक ये सारी चीज कि ये एवोप्रेशन है क्या चीज? डन। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं कि स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल एट सरफेस इनटू वेपर मॉलिक्यूल इज नोन एज एवोप्रेशन। अब इस एवोप्रेशन को, ये मैंने सिंपल आप लोगों के लिए एक डेफिनेशन बनाई है। क्लियर है कि एवोप्रेशन होता क्या है, एवोप्रेशन को हम कैसे समझते हैं? बल्क के मॉलिक्यूल पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सब तरफ लगता है, तो मैं यहां कहूंगा कि ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं यहां पर एवरेज काइनेटिक एनर्जी लग रही है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। लेकिन ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल है यहां मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, इसीलिए मैंने लिखा है अबव एवरेज काइनेटिक एनर्जी। और अबव काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाने के कारण होगा क्या, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आई बात समझ में? एवरेज अबव काइनेटिक एनर्जी, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो जाएगा। और ये जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होता है ये मॉलिक्यूल अपनी सरफेस को छोड़ देते हैं, इसी को कहते हैं एस्केपिंग टेंडेंसी। ये मॉलिक्यूल अब सरफेस से क्या हो रहे हैं? एस्केप होते जा रहे हैं। और किस फेज में आ रहे हैं? वेपर फेज में आ रहे हैं। क्लियर है क्या? तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ये सारा का सारा। तो मैं ये कहूं कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, आरी बात समझ, स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल एट सरफेस, क्लियर है ना, इनटू वेपर इज नोन एज एवोप्रेशन। अब मुद्दा यह है इस एवोप्रेशन को ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट कर रहे होंगे, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं? अगर वो फैक्टर इस रेट को बढ़ाएंगे तो वेपर बढ़ती चली जाएगी। तो मैं सबसे पहले आप लोगों से यही चीज डिस्कस कर रहा हूं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इस रेट को बढ़ा रहे होंगे। तो मैं कहूंगा फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ एवोप्रेशन, फैक्टर अफेक्टिंग, मैं क्या कह रहा हूं? फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ एवोप्रेशन, अफेक्टिंग रेट ऑफ एवोप्रेशन, कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इस रेट ऑफ एवोप्रेशन को इंक्रीज करेंगे। आइए सबसे पहले हम पहले पॉइंट पर डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर है? तो आप जानते हैं कि मैं इस रेट ऑफ एवोप्रेशन को RE से नोट करूंगा, R फॉर रेट और E फॉर एवोप्रेशन। बात समझ में आ रही? तो मैं ये कहता हूं कि जो पहला फैक्टर है वो है मेरे पास में टेम्परेचर। बोले टेम्परेचर कैसे? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा अंदर मॉलिक्यूल्स के अंदर इंपैक्ट बढ़ेगी, इंपैक्ट बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जो जो सरफेस पर मॉलिक्यूल आगे उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी और उनकी एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी। जितना ज्यादा वो एस्केप होंगे और वेपर फेज में चले जाएंगे उतना ज्यादा क्या होगा? एवोप्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूं क्लियर कि टेम्परेचर
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ एवोपरेशन। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा रेट ऑफ एवोपरेशन बढ़ती चली जाएगी। इसीलिए तो आप देखते हैं कि गर्मी के दौरान अच्छे अच्छे तालाब सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि ओपन सिस्टम है, सिस्टम तो सारा ओपन है। जितनी भी चीजें वेपोराइज्ड हुई वो वेपोराइज्ड होकर के कहां चली गई? सब एनवायरमेंट में। तो रेट टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और रेट टेम्परेचर बढ़ जाने के कारण रेट ऑफ एवोपरेशन बढ़ रही है, जिसके कारण एस्केपिंग टेंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। क्लियर है? तो वेपोराइजेशन की रेट टेम्परेचर पर इस तरीके से डिपेंड करती है। दूसरा मैं बात करूंगा, आ रही बात से, नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड बोले ये नेचर ऑफ लिक्विड से क्या लेना देना है इसका? सुनिए, अगर लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस मॉलिक्यूल को बाइंड करके रखेगा, और बाइंड करके रखेगा तो एस्केपिंग टेंडेंसी कम हो जाएगी, और एस्केपिंग टेंडेंसी कम होगी तो रेट ऑफ एवोपरेशन भी कम हो जाएगा। क्लियर है? इसी चीज को हम कह रहे हैं कि नेचर ऑफ लिक्विड। तो मैं कह रहा हूं कि रेट ऑफ एवोपरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर है क्या बेटा? किसमें? इन बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल, इन बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल। डन। लिक्विड मॉलिक्यूल में जो रेट ऑफ एवोपरेशन है वो किस बात पर डिपेंड करेगी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर डिपेंड करेगी। जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा रेट ऑफ एवोपरेशन उतनी ही कम होती हुई चली जाएगी। क्लियर है बेटा? आ रही है बात समझ? और तीसरे की मैं बात करता हूं तो तीसरा फैक्टर मेरे पास में है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बोले इसका क्या मतलब? देखिए, जितना ज्यादा सरफेस एरिया डेवलप होगा उस सरफेस एरिया के ऊपर अवेलेबल मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा होगी, और ऐसे मॉलिक्यूल्स जब एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रखेंगे तो एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी। कहने का मतलब ऐसे मॉलिक्यूल वेपोराइज कंडीशन में ज्यादा से ज्यादा आने लगेंगे। तो सरफेस एरिया बढ़ता है तो रेट ऑफ एवोपरेशन भी बढ़ती है। तो मैं कहूं कि रेट ऑफ एवोपरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रेट ऑफ एवोपरेशन भी बढ़ेगी। क्लियर हो रही है मेरी बात? आइए नंबर 4 पर हम डिस्कशन करते हैं कि नंबर 4 क्या है। अब नंबर 4 इंपॉर्टेंट होती है ड्राई एयर, गर्म हवाएं। आ रही है बात समझ में? जैसे मान लीजिए कि आपके पास में एक छोटा सा कोई आप पॉन्ड बना लीजिए। अब उस पॉन्ड के अंदर ये सारा काम तो होगा, एवोपरेशन तो होगा। अब हॉट एयर उस पॉन्ड पे से निकलती हुई गई। क्लियर है? तो वो हॉट एयर अपने साथ में उन मॉइस्चर्स जो जनरेट हो रहे हैं वेपर फेज में उनको अपने साथ लेती हुई आगे निकल जाती है। क्लियर है? तो मैं ये कहूंगा फ्लो ऑफ ड्राई एयर ओवर द सरफेस, फ्लो ऑफ ड्राई एयर ओवर द सरफेस, ओवर द सरफेस इंक्रीज रेट ऑफ एवोपरेशन। आ रही है बात समझ में? या क्या कर देगी बेटा? रेट ऑफ एवोपरेशन को इंक्रीज कर देगी। तो ड्राई एयर हैज टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर। लैंग्वेज को समझना मैं क्या कह रहा हूं। ड्राई एयर के पास में ऐसी टेंडेंसी होती है कि मॉइस्चर को एवरेज कर देती है, बिकम सैचुरेटेड विथ इट इन ऑर्डर। आ गई बात समझ? टू इंक्रीज रेट ऑफ एवोपरेशन, और धीरे धीरे क्या हो जाएगा? रेट ऑफ एवोपरेशन हो जाता है। तो पहली चीज तो आपको ये अच्छे से समझ में आना चाहिए था कि रेट ऑफ एवोपरेशन होता क्या है। क्लियर हुआ बेटा कि रेट ऑफ एवोपरेशन होगा क्या? और ये रेट ऑफ एवोपरेशन जैसे ही हुआ तो अब हम बात करते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। अब ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड क्या चीज है, आइए अब हम इसको समझते हैं। तो देखिए, मैं आपसे बात करता हूं कि ये वेपर प्रेशर किसी भी
प्योर लिक्विड का होता क्या है। लुक, आ रही बात समझ। अब हम बात कर रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। ये वेपर प्रेशर जो टर्म है, अब इसको कैसे हम डिफाइन करें कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड कैसे निकलेगा। क्लियर है। अभी तक हमने सारी बात की थी एक ओपन कंटेनर की। एवोपरेशन का प्रोसेस चाहे वो ओवर कंटेनर हो चाहे वो क्लोज कंटेनर हो, दोनों में होगा। क्लियर है। लेकिन ओपन कंटेनर होने पर सारी चीज एनवायरमेंट में चली जाती है और रिवर्स प्रोसेस नहीं हो पाता। लेकिन अब हम एक क्लोज कंटेनर लेते हैं और उसके अंदर इस थ्योरी को हम समझते हैं। मान लीजिए कि इस तरीके का मैंने एक क्लोज कंटेनर लिया है, बात समझ में आ रही है। और इस क्लोज कंटेनर के अंदर अब मैंने क्या किया है, ये देखिए कि कोई भी एक इस तरीके से प्योर लिक्विड लिया है। ये लीजिए, ये क्या है, एक, मैं कह रहा हूं कि मेरे पास में ये एक प्योर लिक्विड है। कैसा है ये, एक प्योर लिक्विड है। ढंग से आप समझना इस चीज को कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। लीजिए, ये मेरे पास में कंटेनर है क्लोज, और इसके अंदर मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर मेरे पास में प्योर लिक्विड है, कोई भी ए। मैं ये नहीं कह रहा हूं ये वाटर है, कोई भी प्योर लिक्विड है ए। क्लियर है। अब इस प्योर लिक्विड के अंदर बड़ा ध्यान से देखिएगा कि ये मेरे पास में सरफेस है, और इस सरफेस के ऊपर सारे के सारे ये ए ए ए, ये लीजिए सारे के सारे प्योर वाटर के या किसी भी लिक्विड के मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहे हैं। और मेरे पास में बड़ा ध्यान से देखिएगा ये ए बल्क में है, जहां पर चारों तरफ यूनिफॉर्म फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, और मैं इसी को क्या कह रहा हूं, आ रही बात समझ में, बल्क। डन। और ये जो बल्क है, इनकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, इसको मैं बल्क मॉलिक्यूल कह देता हूं, और जो इनकी काइनेटिक एनर्जी है वो एवरेज है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। लेकिन बेटा जो ये सरफेस पर अवेलेबल मेरे पास में, क्लियर है, ये मॉलिक्यूल्स हैं। अब इनके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नीचे की ओर लग रहा होगा, यस या नो, ये सारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नीचे की ओर लग रहा होगा, ये लीजिए। जबकि यहां पर यूनिफॉर्म फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, बल्क मॉलिक्यूल पर क्या लग रहा होगा, यूनिफॉर्म फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और मैं ये कहूं कि ये मेरे पास में ये जो सारी फेज है, यहां से ये यहां तक, ये कौन सी फेज है, लिक्विड फेज। कैसी फेज है ये, लिक्विड फेज। और इनकी जो सरफेस पर मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं, क्लियर है, तो मैं ये कहूंगा अबाउ एवरेज काइनेटिक एनर्जी। और ये अबाउ काइनेटिक एनर्जी अगर है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी अगर ये मॉलिक्यूल रखते हैं, तो 101%। अब हुआ क्या होगा, इन मॉलिक्यूल्स की, क्लियर है, इन मॉलिक्यूल्स की जो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी है वो ज्यादा हो जाने के कारण अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्लियर है, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये लीजिए, ये यहां से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो गया होगा। क्लियर है। जैसे ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हुआ होगा, ये मॉलिक्यूल तुरंत प्रभाव से किसमें आ गए होंगे, ये लीजिए, ये तुरंत प्रभाव से यहां पर वेपर फेज में आना स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर है। अब ये धीरे धीरे वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगी और एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी। क्लियर है बेटा। तो मैं ये कहूं कि अब मेरे यहां पर वेपर इकट्ठी होना स्टार्ट हो गई। क्लियर है। और इस तरीके से पूरे कंटेनर के अंदर चारों तरफ हर जगह पर ये वेपर के मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होना स्टार्ट हो गए। लुक, बड़ा ढंग से इस चीज को आप समझना। ये लीजिए ए, ये लीजिए ए, ये लीजिए ए, ये लीजिए ए। ये कौन सी फेज में है बेटा, वेपर फेज में। जबकि ये यहां तक कौन सी फेज में थे, लिक्विड फेज में थे। आ रही है मेरी बात समझ में, क्लियर है। तो मेरे को एक बात बताइए, ये शुरुआत में था,
तो प्योर लिक्विड जब लिक्विड फेज में था तो मैं ये कह सकता हूं कि एट द टाइम ये मेरे पास में रिएक्टेंट है, जबकि कुल मिलाकर के इससे जो वेपर बनी है क्या मैं इसको प्रोडक्ट की तरह ट्रीट कर सकता हूं कि अब ये प्रोसेस हुआ है, क्लियर है। तो ये मेरे पास में इस तरीके से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है और ये मेरे पास में वेपर के मॉलिक्यूल है। अब समझना हुआ क्या कि ये जितने भी वेपर के मॉलिक्यूल्स है इस तरीके से ये कंटेनर की वॉल से टकराना स्टार्ट करेंगे, यस या नो। ये सारे इस तरीके से कंटेनर की वॉल से टकराएंगे और कंटेनर की वॉल से टकरा करके क्या ये इस तरीके से एक प्रेशर एक्सर्ट करेंगे? अरे हाँ या ना, क्लियर है। और प्रेशर एक्सर्ट करने के कारण ये मॉलिक्यूल आपस में पास पास आएंगे और पास पास आने के साथ ही इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। मुद्दा मेरा समझ में आया? क्या हो जाएगा इनमें? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा और धीरे धीरे ये मॉलिक्यूल पास आना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ये मॉलिक्यूल पास आना स्टार्ट हो गए ये वापस लिक्विड फेज में आना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी तक बहुत तेजी से एवोपरेशन हो रहा था, जैसे ये वेपर के मॉलिक्यूल्स इस कंटेनर की वॉल से टकराए तो कुछ प्रेशर एक्सर्ट हुआ और प्रेशर एक्सर्ट हुआ तो वॉल्यूम कम होगा। वॉल्यूम कम क्यों होगा? क्योंकि प्रेशर एक्सर्ट होने से मॉलिक्यूल पास पास आए और इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो गया। जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुआ ये मॉलिक्यूल वेपर से वापस लिक्विड फेज में आना स्टार्ट हो गए और धीरे धीरे अब ये इसके अंदर इस तरीके से मैं ये कह दूं कि अब ये इसके अंदर इस तरीके से ये लीजिए, इस तरीके से ये लीजिए कि ये इस तरीके से अंदर आना स्टार्ट हो जाएंगे। डन बेटा। और इसी चीज को मैं कहूंगा ये प्रोसेस जो मेरे पास में स्टार्ट हुआ है विच इज कॉल्ड कंडेंशिएशन। क्या स्टार्ट हुआ है? कंडेंशिएशन। तो पहले इस चीज को समझना कि टेम्परेचर के साथ में टाइम के साथ में अगर ग्राफ बनाऊं तो पहले तो देखिए रेट ऑफ एवोपरेशन बढ़ी और उसके बाद में धीरे धीरे रेट ऑफ एवोपरेशन कम हुई और एक पर्टिकुलर सिचुएशन ऐसी आ जाएगी जब इन दोनों की रेट क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी, यस या नो। जैसे ही इन दोनों की रेट सेम हो जाएगी तो क्या यहां पर इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा क्या? यस या नो। जैसे ही इन दोनों की रेट सेम हो जाएगी, रेट सेम मतलब कहने का मतलब कंडेंशिएशन और वेपोराइजेशन की रेट जैसे ही सेम होगी तो क्या यहां पर एक इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा। तो इस इक्विलिब्रियम कंडीशन के ऊपर ही मुद्दे को समझना, इस इक्विलिब्रियम कंडीशन के ऊपर ही इस लिक्विड की सरफेस के ऊपर इस लिक्विड की वेपर के जरिए जो प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है वही कहलाता है वेपर प्रेशर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्लियर है ना? कंडीशन बोथ आर इन इक्विलिब्रियम, बोथ कौन? लिक्विड फेज एज वेल एज वेपर फेज। ये दोनों किसमें होनी चाहिए? इक्विलिब्रियम स्टेट में होनी चाहिए। और इस इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर सरफेस के मॉलिक्यूल पर वेपर के जरिए जो प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है वही क्या कहला रहा है? वेपर प्रेशर कहला रहा है। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? क्लियर है? ये ग्राफ किस किस के बीच में ये हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि रेट ऑफ वेपोराइजेशन कैसे हो रही थी। अगर चाहो तो आप बना सकते हो रेट वर्सेस टाइम के बीच में, ये लीजिए। और ये मेरे पास में आ गई एक इक्विलिब्रियम कंडीशंस। इस ग्राफ को मैं और प्लॉट करूंगा अभी तरीके से, एक एक चीज को आप समझिए कि ये है क्या। यहां तक पहले आपको ये कहानी क्लियर होनी चाहिए थी कि ये हो क्या रहा है, ये प्रोसेस पूरा का पूरा क्या हो रहा है। आ रही बात समझ में? आ रही है। अब मैं आपसे पूरी प्रॉपर वे में ये एक एक चीज पर डिस्कशन करता हूं। यहां तक कहानी समझ में आ गई? क्योंकि जब मैं और ये सारा काम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर मैं कर रहा हूं, T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। याद रखना एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही ये सारा काम हो रहा है। आप जानते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेट ऑफ एवोपरेशन भी बढ़ती है। तो हम ये सारा काम कहां कर रहे हैं? एक पर्टिकुलर फिक्स टेम्परेचर के ऊपर ये काम कर रहे हैं। तो मेरे को एक बात बताओ, जैसे ही सिर्फ मैंने ये लिया T बराबर 0, अब मैं टाइम क्या ले रहा हूं?
T बराबर 0। रिएक्शन स्टार्ट हो रही है, मतलब ये प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। तो प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है, क्या उस समय मेरे पास रिएक्टेंट के ही मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है क्या? और रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल अवेलेबल है, दैट मीन्स मेरे पास में यहां पर जो फेज है, क्या वो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड फेज है? और इस लिक्विड फेज के अंदर आरी बासन जो रेट ऑफ एवोपरेशन होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम, हाँ या ना? तो मैं यहां पर कहूंगा कि रेट ऑफ एवोपरेशन मैक्सिमम होगा। भाई क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ यहां पर ओनली एवोपरेशन ही देखने को मिलेगा। तो मैं कहूं ओनली एवोपरेशन अकर, डन। लेकिन जैसे ही मैं कुछ टाइम t इजिकल टू टी कर देता हूं, बड़ा ध्यान से देखना, जैसे ही कुछ टाइम मिला तो ये एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ी, ये सारे वेपर के मॉलिक्यूल आए और वेपर के मॉलिक्यूल अब कंटेनर की वॉल से टकराना स्टार्ट करेंगे। तो एट द कंडीशन यहां पर लिक्विड और वेपर दोनों ही एग्जिस्ट कर रहे हैं क्या? दैट मीन्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही कर रहे हैं क्या? तो मैं ये कहूंगा कि T इज इक्वल टू टी पर रिएक्टेंट क्या है? लिक्विड प्लस प्रोडक्ट और प्रोडक्ट मेरे पास में क्या है? वेपर। बड़ा ध्यान से देखना, लिक्विड और वेपर, तो एवोपरेशन प्लस कंडेंसिएशन दोनों हो रहे। तो मैं ये कहूंगा कि एवोपरेशन प्लस कंडेंसिएशन, तो मैं ये कहूंगा कि रेट ऑफ एवोपरेशन और रेट ऑफ कंडेंसिएशन, तो रेट ऑफ एवोपरेशन और रेट ऑफ कंडेंसिएशन की मैं बात करूं तो रेट ऑफ कंडेंसिएशन अब इंक्रीज होना स्टार्ट होगा और रेट ऑफ एवोपरेशन धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट होगा। बोले एवोपरेशन में तो हो क्या रहा है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो रहे हैं वेपर में, बट कंडेंसिएशन के दौरान वेपर के मॉलिक्यूल अब कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गए हैं लिक्विड में। होना स्टार्ट हो गए, मैंने ये नहीं कहा कि हो गए, लैंग्वेज को समझना, क्लियर है? अब हुआ क्या कि सिचुएशन कुछ मेरे पास में ऐसी आ गई, मैं ये कह रहा हूं कि अब T इज इक्वल टू, ये लीजिए T इक्विलिब्रियम। अब क्या हो गया? यहां पर इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया है। क्या हो गया है बेटा? इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया है और इस इक्विलिब्रियम के ऊपर अब रेट ऑफ एवोपरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों इक्वल हो गई है। दैट मीन्स यहां पर डायनामिक इक्विलिब्रियम एडजस्ट हो गया है। क्लियर है क्या? अब लिक्विड की कंसंट्रेशन और वेपर की कंसंट्रेशन से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वेपोराइज्ड हुए ये कैलकुलेशन हमारी नहीं है। हम ये मानते हैं कि कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई होगी, लेकिन रेट डेफिनेटली इक्विलिब्रियम पर दोनों की बराबर हो जाएगी। तो मैं ये कहूंगा कि रेट ऑफ कंडेंसेशन विल इक्वल टू रेट ऑफ एवोपरेशन। बात मेरी क्लियर है? तो हम ये कह रहे हैं कि रेट ऑफ एवोपरेशन will equal to rate of condensation rate of evaporation और rate of condensation, तो RE will equal to RC। ये लीजिए, इस केस पर क्या हो गया कि rate of condensation will equal to rate of evaporation। तो मैं ये कह दूं कि यहां पर और यहां पर डायनामिक इक्विलिब्रियम एडजस्ट हो गया है। तो यहां हुआ क्या? डायनामिक इक्विलिब्रियम एडजस्ट, ये लीजिए, यहां पर डायनामिक इक्विलिब्रियम एडजस्ट कर गया है। अब मैं इस पर्टिकुलर को अगर ग्राफ के जरिए, ये लीजिए, अगर मैं यहां पर रेट ऑफ एवोपरेशन की बात कर रहा हूं, छोड़िए,
मैं डायरेक्टली रेट की बात करता हूं, चाहे वो एवोपरेशन हो वो चाहे कंडेंसिएशन हो। क्लियर है? अब मैंने ये कहा कि एक पर्टिकुलर मेरे पास में ये लाइन है। क्लियर है? तो यहां पर धीरे 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 रेट ऑफ कंडेंसिएशन बढ़ना स्टार्ट होगी और एक पर्टिकुलर सिचुएशन ऐसी आएगी कि जहां पर ये लीजिए रेट ऑफ एवोपरेशन है और ये रेट ऑफ कंडेंसिएशन है, दोनों इस पर्टिकुलर पर क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। और मैं रेट वर्सेस टाइम के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करूं तो क्या मैं यहां पर T इजिकल टू T इक्विलिब्रियम लिख सकता हूं क्या? बोलिए पहले। अब ये डाटा अच्छे से समझ में आ गया? हाँ या ना? क्लियर है? ये डाटा अच्छे से समझ में आ गया, हाँ या नहीं? तो अब अगर मैं इस वेपर प्रेशर की प्रॉपरली डेफिनेशन बनाना चाहूं तो देखिए सबसे पहले तो क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर। तो मैं ये कहूंगा एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर। क्लियर है क्या बेटा? ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, on the surface of liquid when both are in equilibrium, जब ये दोनों के दोनों किसमें है, इक्विलिब्रियम में है, are in dynamic equilibrium is known as vapor pressure। बोलो डेफिनेशन क्लियर है? आइए मैं इसी को ही लैंग्वेज में एक बार लिख देता हूं ताकि कोई आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। मैं ये कह रहा हूं कि एट constant temperature the pressure exerted by vapor, the pressure exerted by vapor on liquid surface, on liquid, आ रही बात समझ में? on vapor on the surface of liquid, exerted by vapor on the surface of liquid, on the surface of liquid when both are in equilibrium। इस बात को जरूर लिखना, when both are in equilibrium, when both are in equilibrium। आ रही है बात समझ में? both are in, अगर मैं इक्विलिब्रियम की जगह डायनामिक इक्विलिब्रियम लिखूं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। when both are in dynamic equilibrium, आ रही है बात समझ में? तो मैंने कहा कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड व्हेन बोथ आर इन डायनामिक इक्विलिब्रियम is known as वेपर प्रेशर। क्या कहलाएगा ये? वेपर प्रेशर कहलाएगा। लो बेटा, क्या ये अच्छे से डेफिनेशन क्लियर है? अब अगर ये लिक्विड की जगह, मैं ये कह देता हूं कि अगर ये लिक्विड की जगह, आ ये बात समझ में? तो मैं यहां कह देता हूं कि इन केस ऑफ, अगर मैं वाटर ले लेता, किसी भी लिक्विड की जगह अगर मैं प्योर वाटर ले लेता, इट इज ऑल्सो नोन एज, इन केस ऑफ वाटर तो मैं ये कहूंगा कि इट इज ऑल्सो नोन एज aqueous tension of water, known as aqueous tension of water। क्या कहलाएगी? अगर वाटर का केस होता तो यही चीज एक्वस टेंशन ऑफ क्या कहलाती बेटा? वाटर कहलाती।
आइए अब इसी चीज को मैं एक बार आपको थोड़े से थर्मोडायनेमिक फंक्शन को लेते हुए समझाता हूं। इस चीज को आप थोड़ा सा समझना तो आपको ये बड़ा ही हेल्पफुल सिस्टम रहेगा। आ रही है बात समझ? हंसराज जी आ रहा हूं 10 मिनट में, 10 मिनट की क्लास और लूंगा, है ना? तो समझिए, इन केस ऑफ इट इज ऑल्सो नोन एज एक्वस टेंशन ऑफ वाटर कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? इधर देखिए और समझिए कि अब मेरे पास में ये कंटेनर है। बड़ी गहराई से समझना और मुद्दे को समझना कि मैं तुमसे कहना क्या चाह रहा हूं। ये लीजिए कि मेरे पास में ये सरफेस पर सारे के सारे एक वाटर के मॉलिक्यूल रखे हुए हैं, ठीक है? ये लीजिए, ये सारे के सारे इस कंटेनर में ये मेरे पास में प्योर लिक्विड के मॉलिक्यूल है, ठीक है? तो मैं यहां पर ये कह रहा हूं कि मेरे पास में ये प्योर लिक्विड ए है। क्या है ये प्योर लिक्विड? ए है। अब इस प्योर लिक्विड के ये जो मॉलिक्यूल्स हैं जो सरफेस पर मेरे पास में अवेलेबल हैं, ये लीजिए ए ए ए, ये सारे ही प्योर लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं। और क्या ये अब सारे निकल करके यहां से वेपर फेज में आएंगे? क्लियर है? ये सारे ही सरफेस से निकलेंगे और निकल करके क्या मेरे पास में ये सबके सब इस तरीके से, ये लीजिए, क्या ये सबके सब इस तरीके से मेरे पास में ये वेपर फेज में एग्जिस्ट करेंगे? ये लीजिए, ये सारे के सारे मेरे पास में यहां पर ये किस फेज में आ रहे हैं? ये लीजिए, ये वेपर में है। ये निकल करके लिक्विड फेज से कहां आ रहे हैं? वेपर फेज में आ रहे हैं। बशर्त है कि इन दोनों के अंदर इक्विलिब्रियम मेंटेन होना चाहिए। आ गई बात समझ? तो अब सुनिए, इक्विलिब्रियम आने में तो कुछ टाइम लगेगा। ऐसा तो है ही नहीं कि डाला और इक्विलिब्रियम आ गया, तुरंत इक्विलिब्रियम आ गया। नहीं बेटा, कुछ तो इक्विलिब्रियम आने में टाइम लगेगा। मान लो 30 सेकंड लगे, मान लो 50 सेकंड लगे, लेकिन उससे पहले T इजिकल टू टी पर, पीछे भी हम करके आए, T इजिकल टू टी के ऊपर वेपर बनी होगी और ये वेपर इस तरीके से कंटेनर की वॉल से टकराई होगी और टकराने के कारण कुछ तो प्रेशर एक्सर्ट किया होगा ना। आ रही है बात समझ में? और आप जानते हो कि किसी भी गैस के जरिए कंटेनर की वॉल से टकरा करके जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है वो उसका पार्शियल प्रेशर कहलाता है। यस या नो? हाँ या ना? क्या कहलाएगा? पार्शियल प्रेशर कहलाता है। तो ये जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है ये क्या है बेटा? पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। तो मैं इसको यहां करूंगा P नॉट ए, यहां पर P नॉट ए कहलाएगा क्या? पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड। मैं यह क्या कहला रहा हूं? पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड। ये लीजिए, क्लियर है? अभी तक क्या नहीं हुई है? इक्विलिब्रियम स्टेट मेंटेन नहीं हुई है, लेकिन प्रेशर तो एक्सर्ट हो रहा है ना। ये प्रेशर क्या कहला रहा है? पार्शियल प्रेशर। बात समझ में आ गई? किसका? इस प्योर लिक्विड का। क्या कहला रहा है बेटा? पार्शियल प्रेशर। लेकिन जैसे ही अब इन दोनों के अंदर मैं ये कहूं बेटा इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया होगा, क्लियर है? इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया होगा तो क्या ये पार्शियल प्रेशर अपनी मैक्सिमम कंडीशन में होगा क्या? और ये मैक्सिमम कंडीशन ही तो क्या कहला रही है? वेपर प्रेशर कहला रही है। जैसे ही इक्विलिब्रियम में आएगा तो ये प्रेशर इस लिक्विड की सरफेस के ऊपर जो एक्सर्ट होगा इसी को ही तो हम क्या कह रहे हैं? वेपर प्रेशर कह रहे हैं। तो वेपर प्रेशर मैक्सिमम वैल्यू है क्या? किसकी? पार्शियल प्रेशर की। डन? तो मैं यहां पर नोट डाल करके इस बात को लिख दूंगा क्या कि वेपर प्रेशर इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये लीजिए, वेपर प्रेशर इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर। पीपी का मतलब पार्शियल प्रेशर। बोलो बात समझ में आ गई क्या? तो अगर ये मेरे पास में जो वेपर प्रेशर है वही मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में है तो क्या ये कहानी समझ में आई? हाँ या ना? अब मैं इसी को ही
आपको एक अलग तरीके से समझाता हूं। मान लीजिए कि मेरे पास में एट द टाइम H2O ये लिक्विड है, बात समझ में आ रही है, क्लियर है, और ये कन्वर्ट हो रहा है बेटा किस में, H2O वेपर में, और ये मैंने इक्विलिब्रियम का साइन लगा दिया। देखिए इनके अंदर इक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ है, और मैंने साइन कौन सा लगा दिया, यहां इक्विलिब्रियम का साइन लगा दिया है। जैसे ही इक्विलिब्रियम का साइन आया तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, और याद करो कि क्या मैं अब इसका केपी तो निकालूंगा, और केपी क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो क्या मैं अब इसको PH2O लिखूंगा, क्योंकि लिक्विड में है और प्योर लिक्विड के लिए तो प्रेशर ऑलवेज 1, हम पढ़ करके आए, क्लियर है। तो क्या मेरे पास में ये गैस का हो जाएगा, वेपर का, तो Kp इज डायरेक्ट इक्वल टू PH2O, गैस होगा क्या, अरे हाँ या ना। और क्या अब मेरे पास में जो ये Kp PH2O है, और वास्तव में PH2O ही क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर, और ये पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर को ही मैं क्या कह रहा हूं, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। अरे हाँ या ना, बोलो भाई, क्या ये पार्शियल प्रेशर ही मेरे पास में वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बन गया है क्या। तो एक चीज, लिक्विड और लिक्विड से ये वेपर में आया, ये प्रोसेस कैसा है, एंडोथर्मिक, हाँ या ना, हीट एब्सॉर्ब करेगा। लेकिन वेपर अगर वापस कन्वर्ट हो जाए लिक्विड में तो ये प्रोसेस कैसा है, एक्सोथर्मिक, एक एंडो तो एक एक्सो, दोनों अपोजिट काम कर रहे हैं क्या, हाँ या ना। तो कुल मिलाकर के हमारे पास तो सिचुएशन ये चल रही है कि क्या हो रहा है बेटा, ये निकल करके वेपर फेज में जा रहे हैं, तो प्रोसेस कुछ ना कुछ हीट तो एब्जॉर्ब करेंगे। आ रही बात समझ में, क्लियर है, कुछ ना कुछ हीट तो एब्जॉर्ब करेंगे, तभी तो ये वेपर फेज में जाएंगे। और वेपर फेज में अगर जा रहे हैं तो बड़ा ध्यान से देखिए, आप जानते हो कि Kp/Kc ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर। पढ़ाया है मैंने कि Kp और Kc को ब्रह्मा जी का वरदान है कि ये सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। आ रही है बात समझ में, क्लियर है, आ रही बात समझ में, किस पर डिपेंड करते हैं, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं। आ रही बात समझ, अगर Kp और Kc टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहे हैं तो देखिए Kp विल इक्वल टू, तो क्या आ रहा है, वेपर प्रेशर, इसका मतलब वेपर प्रेशर भी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर ही डिपेंड करेगा। तो मैं यहां पर लिख दूं क्या, वेपर प्रेशर डिपेंड ऑन टेम्परेचर। ये लीजिए, वेपर प्रेशर किस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। क्यों, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन के दौरान जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो Kp और Kc दोनों बढ़ते हैं। आइए इसी बात को मैं नोट डाल करके आपको यहां लिख देता हूं, ये लीजिए, मैं इसी बात को यहां पर ये लीजिए नोट डाल करके एक्सप्लेन कर देता हूं, क्या कि फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन Kp/Kc, आ रही बात समझ में, विल इंक्रीज। एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए Kp और Kc इंक्रीज होंगे विथ इंक्रीज ऑन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर को मैं बढ़ाऊंगा तो Kp और Kc भी इंक्रीज होंगे, और Kp और Kc इंक्रीज होंगे तो डेफिनेटली Kp और Kc दोनों डिपेंड करते हैं टेम्परेचर पर। आ रही है बात समझ में, और Kp और Kc का मतलब ही क्या निकाला रे, वेपर प्रेशर। तो डेफिनेटली वेपर प्रेशर भी डिपेंड किस पर करेगा, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। यहां तक मैंने आपको जो समझाया, ये बात कहानी आपके समझ में आई क्या, क्लियर है, ये कहानी आपके समझ में आई क्या, कि वास्तव में इक्विलिब्रियम से पहले
जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा था मैं उसको कह रहा था पार्शियल प्रेशर। क्या कह रहा था? पार्शियल प्रेशर। और वेपर प्रेशर जब ये इक्विलिब्रियम आ गया तो ये मैक्सिमम कंडीशन हो गई। क्या? अब यहां पर वेपर प्रेशर एक्सर्ट होगा। क्लियर है? तो वास्तव में पार्शियल प्रेशर की मैक्सिमम कंडीशन ही क्या है मेरे पास में? वेपर प्रेशर। इसी चीज को मैंने थर्मोडायनेमिक पॉइंट ऑफ व्यू इक्विलिब्रियम से समझाया कि जब इक्विलिब्रियम आ गया तो मैंने केपी निकाल लिया। और वास्तव में केपी क्या है? इसका पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर। तो केपी विल इक्वल टू पार्शियल ऑफ प्रेशर ऑफ वाटर। और पार्शियल प्रेशर जो इक्विलिब्रियम पर एग्जिस्ट हो रहा है वही तो उसका वेपर प्रेशर है। तो क्या ये पार्शियल प्रेशर ही वेपर प्रेशर के इक्वल हो गया? और मैं इस बात को जानता हूं कि केपी और केसी दोनों के दोनों सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो केपी बढ़ेगा। केपी बढ़ेगा दैट मीन्स वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। रीजन? क्योंकि लिक्विड से वेपर के दौरान रिएक्शन एंडोथर्मिक है और हम ये जानते हैं कि जितनी भी एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं अगर उनके टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाए तो केपी और केसी दोनों इंक्रीज हो जाते हैं। तो ओवरऑल कुल मिलाकर के बात यह समझ में आ गई कि वेपर प्रेशर टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। दैट मीन्स अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा और मैं टेम्परेचर कम करता हूं तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। आ गई बात समझ में? हाँ या ना? बात समझ में आ गई? ये लीजिए, वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। मेरी ये बात आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ये लीजिए, यहां तक इस पॉइंट को आप कंप्लीट कीजिए और स्टेटमेंट लिखिए। पहला स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूं, मैं लिखूंगा नहीं, लिखने में समय खराब होता है। फटाफट आप पहला स्टेटमेंट लिखिए। क्लियर है? अन्यथा जैसे ही वीडियो पॉज कर करके मेरी आवाज को सुन सुन करके आप आसानी से लिख सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूं, ये जो मैंने पूरा समझाया है इसी चीज के लिए अब मैं आपको स्टेटमेंट साथ साथ बोलता हूं, आप स्टेटमेंट लिखिएगा। वेपर प्रेशर इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर एट द गिवन टाइम। क्लियर है? तो मैंने क्या कहा? वेपर प्रेशर इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर एट द गिवन टाइम। इफ पार्शियल प्रेशर इंक्रीजेस, यदि पार्शियल प्रेशर को बढ़ाया जाए, इफ पार्शियल प्रेशर इंक्रीजेस आफ्टर दिस वैल्यू then some vapor will convert या मैं कहूं some vapor will condense, convert की जगह लिख लो condense, some vapor will condense and if partial pressure decreases then liquid will vaporized until पॉइंट नंबर, इसके बाद में दूसरा लिखिएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर obtained, maximum value of partial pressure obtained अगला पॉइंट लिखिएगा, all the liquid will vaporized, और इसी के नीचे ही स्टेटमेंट को बढ़ाते हुए लिखना ताकि जो ये मैंने पॉइंट्स आप लोगों को लिखाए हैं ये समझ में आने लगे। मैं कह रहा हूं कि वेपर प्रेशर ऑफ एनी प्योर लिक्विड depends only and only upon temperature. It is denoted by P naught. It is denoted by P और ऊपर नॉट लगा देना. It is denoted by P naught and its numerical value will be given in the problem. अब हमेशा याद रखना,
प्योर वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड का आपको हमेशा किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में मिलेगा। जब भी आप इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वहां आपको वेपर प्रेशर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में मिलेगा। किसका? प्योर लिक्विड का। आ रही है बात समझ में? और वेपर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा? सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा तो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। बात समझ में आ रही? फिर मैं कहता हूं कि वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड, अगला स्टेटमेंट इसी के नीचे कंटिन्यू करना और लिखना कि वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड डज नॉट डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ लिक्विड। भाई उसका अमाउंट ज्यादा हो तो वेपर प्रेशर ज्यादा आ जाए, ऐसा नहीं है। क्लियर है? तो मैंने क्या कहा कि वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड डज नॉट डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ वेसल। ऐसा नहीं कि वेसल वॉल्यूम वेसल का ज्यादा हो तो वो ज्यादा हो जाएगा वेपर। आ रही है बात समझ में? वॉल्यूम ऑफ वेसल एंड साइज ऑब्लिक शेप ऑफ द कंटेनर। और मेरी तरफ से नीचे एक प्यारा सा स्टार बना करके इस चीज को लिखिएगा कि वेपर प्रेशर इज ए इंटेंसिव प्रॉपर्टी। वेपर प्रेशर इज ए इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव का मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ मास, इसीलिए तो मैंने लिखा है कि वेपर प्रेशर कभी भी अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता है। कंटेनर का साइज कुछ भी हो, हमें कोई लेना देना नहीं है। इसी बात को मैं कह रहा हूं कि वेपर प्रेशर इज ए इंटेंसिव प्रॉपर्टी। हमेशा और हमेशा याद रहनी चाहिए, इंपॉर्टेंट डाल लेना कि वेपर प्रेशर क्या होता है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। अब इसके बाद का हमारे पास रह गया फैक्टर कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करेंगे। जैसा हम आज की क्लास में भी पढ़ के आए हैं कि एवोपरेशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो अब हमारा काम रहेगा ये देखना कि वेपर प्रेशर को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। आ रही है बात समझ में? वही बात, नेचर ऑफ लिक्विड। सबसे पहली चीज नेचर ऑफ लिक्विड, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा आपको बड़ी गहराई से कि क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस तरीके से लगता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या रोल है। आ रही है बात समझ? विस्कोसिटी का क्या रोल है। क्लियर है? वेपर प्रेशर के ऊपर विस्कोसिटी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह, दैट मींस कुल मिलाकर के नेचर ऑफ लिक्विड का रोल क्या है। आ रही है बात समझ में? दूसरे पे हम बात करेंगे कि सब्सटेंस वॉलेटाइल है, नॉन वॉलेटाइल है, उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसका फ्रीजिंग पॉइंट वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें वेपर प्रेशर से रिलेटेड होती हैं। तो अगर हम लोगों को वेपर प्रेशर बहुत अच्छी तरीके से माइंड में है तो इस चैप्टर की आगे की सारी चीजों को हम बहुत अच्छे से वेपर प्रेशर के साथ कोरिलेट करते हुए पढ़ेंगे। तो अब हम कल की क्लास में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। सो थैंक यू सो मच। वी विल मीट tomorrow at the same time. Again, thank you.